गाइस बात करेंगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तो ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इसके अंदर उन लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं जो लीगल इंडियन सिटीजन्स होते हैं। ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन रखता है उन सभी लोगों की जो लोग क्वालिफाई होते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, राइट। तो अगर मैं आसान भाषा में अगर आपको ये इसके बारे में समझाऊं कि एनआरसी क्या है, तो ये लिस्ट एक हम लोग को इंडियन सिटीजन्स की देखने को मिलती है। और ये लिस्ट को बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी लोग इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके वापस उनकी जो नेटिव कंट्री है जहां से वो भाग कर आए हैं इंडिया के अंदर, वहां पर उन्हें डिप्लॉय कर दिया जाए। क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ो आप तो उसका मेन पर्पस आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, तो एक तो समझ आएगा कि रजिस्टर है ये, राइट। तो यहां पर एक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। अब किसकी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है? राष्ट्रीय नागरिक इंडियन सिटीजन की जो लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाती है ना। तो इस लिस्ट जो होती है वो इंडियन सिटीजन्स की होती है। अब जो भी व्यक्ति इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं होते हैं, मतलब कि उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, वो इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एनआरसी की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन अगर आता है कि ये रजिस्टर कब पहली बार प्रिपेयर किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है 1951 के सेंसस के बाद, सेंसस ऑफ इंडिया के बाद पहली बार इस रजिस्टर को प्रिपेयर किया गया था। उसके बाद से अभी तक ये रजिस्टर को अपडेट नहीं किया गया है, राइट। और आपको बता दें कि इस डेटाबेस को मेंटेन करने की सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के मतलब इस लिस्ट के अंदर जो डेटाबेस है उसको मेंटेन करने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ आसाम राज्य को है। सिर्फ आसाम राज्य ही जो है वो इस तरह के डेटाबेस को तैयार कर सकती है। केवल आसाम, केवल ओनली आसाम स्टेट। तो बार बार मैं आसाम के ऊपर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप जब आसाम के मैप को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आसाम स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। और 1971 में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर हुए थे और इवन आज भी बिना किसी वैलिड वीजा, पासपोर्ट, परमिशन के इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं। बिना किसी सिटीजनशिप के इंडिया के अंदर ये लोग रह रहे हैं, राइट। तो उनको आइडेंटिफाई करके दोबारा से उनको वापस डिपोर्ट करने के ऊपर फोकस करते हुए ये लिस्ट को अपडेट करने की बात की जा रही है। और एनआरसी की अपडेट की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट डेटा उसका निकल चुका है, राइट। उसमें भी काफी सारे लोगों के नाम शामिल नहीं है। तो वो लोग फॉरेनर ट्राइब्यूनल कोर्ट में, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में अभी भी अपनी एप्लीकेशंस दे रहे हैं, राइट, कि जिससे कि वहां पर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल पर जो है वो साबित कर सकें कि वो इंडियन सिटीजन ही है। क्योंकि कई बार ये भी ऐसी एप्लीकेशंस आ रही हैं कि काफी सारे लोग हैं जिनके पास अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि होते हैं कुछ गरीब लोग, उनके वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तो वो दावा कर रहे हैं कि वो इंडियन सिटीजन ही है, बट उनके पास कोई वैलिड डेटा नहीं है, वैलिड प्रूफ नहीं है, राइट। तो उसका भी केस जो है वो कई सारे लोगों का केस इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल रहा है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में, राइट। और आपको बता दें 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि एनआरसी की लिस्ट को अपडेट कर दिया जाए। सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अकॉर्डिंग आसाम के सभी पार्ट्स में। और ये प्रोसेस जो थी वो 2015 में ऑफिशियली शुरू हो गई थी। और गाइज एनआरसी को लेकर अभी इशू भी काफी ज्यादा चल रहे हैं। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो अपडेटेड लिस्ट है एनआरसी की, उसकी जो पूरी एक्सरसाइज प्रक्रिया जो हो रही है तो उसको मॉनिटर किया जाए प्रॉपर तरीके से। क्योंकि 3.5 करोड़ या फिर 3 करोड़ 30 लाख एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो इतने एप्लीकेंट्स में से करीब 20 लाख के आसपास या 19 लाख से लेकर 20 लाख के आसपास ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको इस अपडेटेड ड्राफ्ट से हटा दिया गया है। और वो बोल रहे हैं कि वो इंडियन सिटीजन्स हैं, बट फिर भी उन्हें इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे ये प्रूव कर पाए कि वो इंडियन सिटीजन्स हैं, राइट। तो ये एनआरसी का जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं वो डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एनआरसी के बारे में। और गाइस देखिए, कुछ रूल्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं कि जो भी लोग इस लिस्ट का हिस्सा नहीं बने हैं और वो अगर क्लेम करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि वो इंडियन सिटीजन है, वो इस लिस्ट में शामिल होने के लिए कोई क्लेम करते हैं, तो उस दौरान जो उनकी सुनवाई होगी तो उसमें उन्हें अपने बायोमेट्रिक्स को सबमिट करना होगा,
राइट। यानी कि जब आपने आधार कार्ड बनवाया था तो उस समय आपका थंबप्रिंट लगा होगा, आपकी फिंगरप्रिंट डिटेल्स लगी होगी, है ना, आपने रेटिना का स्कैन करवाया होगा, तो ये सब जो बायोमेट्रिक डिटेल्स है वो आपने दी होगी। तो कह रहे हैं कि जिन भी लोगों को इस लिस्ट में शामिल होना है और जो अपना क्लेम करते हैं कि वो इंडियन सिटीजन है, तो उन्हें अपने बायोमेट्रिक डिटेल्स जो है वो देनी होगी। और बताया जा रहा है कि 27 लाख लोगों को निकाल दिया गया था इस लिस्ट से, जो कि लिस्ट पब्लिश हुई थी 2018 में। तो इन लोगों ने अपने बायोमेट्रिक डिटेल्स जो है वो सबमिट कर दी और इनमें से मात्र 8 लाख लोग ही जो हैं जो कि 2019 की अपडेटेड लिस्ट में शामिल हुए हैं। बट आपको बता दें कि ये 8 लाख लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं आधार कार्ड को बनवाने के ऊपर। यानी कि आधार कार्ड से जो बेनिफिट जो मिलते हैं ना, आधार कार्ड की मदद से जो गरीबों को जो बेनिफिट जो प्रोवाइड किया जाता है, तो इनसे ये अभी एट प्रेजेंट वंचित हैं, राइट, क्योंकि क्लैरिटी भी नहीं है कि इनको पूरा बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है। एक तो एनआरसी एक्सरसाइज की क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन्होंने उनके आधार को बनाने से रोक लगा दी है अभी एट प्रेजेंट, और अभी भी फाइनल लिस्ट जो है वो पब्लिश नहीं हुई है, वो भी पब्लिश होना बाकी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, राइट।